हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 को। इसमें हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं? इसमें हमारे दो टॉपिक्स हैं, वाटर टेक्नोलॉजी और फ्यूल्स एंड कंबशन। इनको हम इन डिटेल देखेंगे विद ऑल PYQ। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाटर सोर्सेज एंड इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। सबसे पहले हम वाटर सोर्सेज देखते हैं। वाटर सोर्सेज क्या होता है? वाटर सोर्सेज आर प्लेस वेयर वी गेट वाटर। वाटर सोर्सेज वो जगह होती है जहाँ से हमें पानी मिलता है। मेन सोर्सेज आर क्या क्या, कौन कौन से हमारे सोर्सेज हैं? सबसे पहले रेन वाटर। रेन वाटर कहाँ से, ये हमें कहाँ से मिलता है? वाटर डेट फॉल फ्रॉम द स्काई। जो पानी हमारे आसमान से गिरता है, जैसे जब बारिश होती है तो हमें किसकी फॉर्म में मिलता है? वो रेन वाटर की फॉर्म में। तो ये एक पानी का हमारा सोर्स है। दूसरा है हमारा रिवर्स एंड लेक। जो रिवर्स और लेक्स में हमारा पानी होता है। वाटर डेट फ्लो और कलेक्ट ऑन द ग्राउंड। वो वाटर जो फ्लो होता है और कलेक्ट हो जाता है हमारे ग्राउंड में, जो हमें लेक्स और रिवर्स में मिलता है। वेल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। वाटर स्टोर्ड अंडर द अर्थ। जो हमारे अर्थ के अंदर, जो हमारे ज़मीन के नीचे पानी है, वो भी हमारा एक मेन सोर्स है। फोर्थ है हमारा पॉन्ड्स, स्मॉल वाटर बॉडीज। जो स्मॉल वाटर बॉडीज में वाटर होता है, जैसे कि छोटी जगह होती हैं पॉन्ड्स, उसमें जो वाटर होता है। फिफ्थ है हमारा ग्लेशियर एंड स्नो, फ्रोजन वाटर डेट मेल्ट्स। जो हमारा फ्रोजन वाटर होता है जो कि मेल्ट हो जाता है, वो कहाँ पे? ग्लेशियर और स्नो में। ये भी हमारा सोर्स होता है वाटर का। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर की इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आर थिंग्स मिक्स इन वाटर डेट मेक इट डर्टी एंड अनसेफ। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ वो चीज़ होती है जब हम उन्हें पानी में मिक्स कर देते हैं तो हमारा पानी कैसे हो जाता है? गंदा हो जाता है और अनसेफ हो जाता है, हम उसे पी नहीं सकते। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। अब हम देखते हैं इम्प्योरिटीज़ कितने तरीके की होती है। सबसे पहला है हमारा डर्ट एंड मड। डर्ट एंड मड में क्या होता है? इट मेक लुक्स डर्टी। जैसे हमारे पानी में कुछ गंदगी गिर जाए, कुछ मिट्टी गिर जाए, इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पानी देखने में भी गंदा लगेगा और अगर हम उसे पी लेंगे वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंड है हमारा जर्म्स एंड बैक्टीरिया। अगर हमारे जो हम पानी पिए उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, टीनी लिविंग थिंग्स डेट कैन मेक अस सिक। इस अगर हम वो पानी पी लेते हैं तो इससे क्या हो सकता है? हम बीमार पड़ सकते हैं। थर्ड है हमारा केमिकल्स। केमिकल्स में क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम फैक्ट्रीज और फार्म्स। जैसे कि फैक्ट्रीज और फार्म में पानी रहता है, उसमें कुछ केमिकल डले हुए होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल रहते हैं। फोर्थ है हमारा सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। सम आर गुड बट टू मच कैन बी बैड। जो हमारे पानी में सॉल्ट और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि हमारे गुड रहते हैं, ठीक रहते हैं हमारे लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारे लिए बैड रहते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं रहते। लीव्स एंड वेस्ट। हमारे पानी में पत्तियाँ या कुछ गंदगी या वेस्ट प्रेजेंट हो। ट्रैश और प्लांट पार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर। जैसे कि हमारे पानी में पत्तियाँ तैर रही हों या कोई और चीज़ हो जो कि तैर रही हो, इससे हमारा पानी क्या हो जाएगा? डर्टी हो जाएगा। अब हम इन शॉर्ट एक समरी देखें तो हमारा क्या है? वाटर सोर्सेज आर प्लेस वेयर वी गेट वाटर। वाटर सोर्सेज वो जगह होती है जहाँ से हमें क्या मिलता है? पानी। जैसे कि हमारी रिवर्स हो गई, वेल्स हो गई और रेन हो गई। ठीक है। इम्प्यूरिटीज आर थिंग्स इन वाटर डेट मेक इट डर्टी एंड अनसेफ टू ड्रिंक। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पानी में अगर वो डल जाएं तो हमारा पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा और अनसेफ हो जाएगा, हमारे पीने के लिए सही नहीं रहेगा। जैसे कि हमारे जम्स हो गए, डर्ट हो गई और केमिकल्स हो गए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? वॉट इज इट? हार्ड वाटर इज वाटर डेट हैज़ टू मच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन इट। हार्ड वाटर कौन सा पानी होता है? वो पानी होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। हाउ कैन यू टेल? हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारा हार्ड वाटर है? सोप डज नॉट मेक फॉर्म इजीली विद हार्ड वाटर। अगर हम हार्ड वाटर के साथ अपनी सोप को रब करेंगे तो वो फॉर्म नहीं बनाएगी, मतलब कि झाग नहीं बनाएगी, हमें झाग नहीं मिलेंगे। इट लीव्स वाइट मार्क्स ऑन टैप्स एंड बकेट। जो हम जिसमें हमारा हार्ड वाटर प्रेजेंट होगा उस टैप में या बकेट में, उसमें क्या होगा? वाइट वाइट मार्क्स हो जाएंगे, सफ़ेद धब्बे वो छोड़ जाएगा। इट कैन मेक योर हेयर फील रफ आफ्टर वॉशिंग। अगर हम हार्ड वाटर से अपने बाल धो लेते हैं, बाल वॉश कर लेते हैं, तो हमारे बाल कैसे हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड इट डज नॉट लेदर वेल,
द वाटर इज प्रोबेबली हार्ड। अगर हमने अपने हाथ धोए, साबुन से हमने हाथ धोए, तो हमारे हाथ में जो है फॉर्म नहीं बनी, मतलब कि झाग नहीं हुए, तो क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि जो हमने वाटर यूज़ किया है वो वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है। इज इट हार्मफुल, क्या ये हार्मफुल होता है, देखते हैं हम क्या होता है ये। हार्ड वाटर इज नॉट बैड फॉर हेल्थ। हार्ड वाटर हमारे हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता, बट इट कैन डैमेज पाइप, मेक क्लोथ स्टिफ एंड यूज मोर सोप। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे जो पाइप होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। जिन हम कपड़ों को धोएंगे, जो भी उसे उस वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा, हमारे क्लोथ स्टिफ हो जाएंगे, बहुत कैड़े हो जाएंगे, और हमें जब हम सोप का यूज़ करेंगे हार्ड वाटर के साथ तो वो फॉर्म नहीं बनाएगा, तो इससे हमें सोप भी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम टाइप्स देखते हैं, हार्डनेस के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारी टेम्परेरी हार्डनेस। इसमें क्या होता है, कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग द वाटर। ये टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, अगर हमारी ये टेम्परेरी हार्डनेस है तो हम वाटर को बॉईल करेंगे और उससे वो रिमूव हो जाएगी, बहुत इजीली हम उसे रिमूव कर सकते हैं। सेकंड है हमारी परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, नीड स्पेशल ट्रीटमेंट टू रिमूव। अगर हमें उसमें से हार्डनेस रिमूव करनी है तो हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हैं जिनकी ज़रूरत होगी, उसे कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। अब हम इन शॉर्ट एक समरी देखते हैं क्या है। हार्डनेस ऑफ वाटर मीन्स वाटर हैज़ एक्स्ट्रा सॉल्ट दैट मेक सोप हार्ड टू लेदर एंड लीव वाइट डिपॉजिट। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि उस वाटर में जो है एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो सोप है वो फॉर्म नहीं बना पाएगी, वो झाग नहीं बना पाएगी, और हमारे जिस चीज़ में वो हार्ड वाटर होगा वो उसमें क्या करेगा, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे छोड़ देगा, वाइट डिपॉजिट लीव कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बॉयलर ट्रबल्स। ठीक है, अब बॉयलर ट्रबल्स क्या होता है, उससे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज बॉयलर। पहले हम देखते हैं बॉयलर क्या होता है। अब बॉयलर इज अ मशीन दैट हीट्स वाटर टू मेक स्टीम। बॉयलर क्या है, बॉयलर एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है, पानी को हम हीट करते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, स्टीम। द स्टीम इज यूज फॉर हीटिंग और रनिंग मशीन। अब ये जो स्टीम बनती है किसके काम आती है, हमारे मशीन को चलाने के लिए और उसे गर्म करने के लिए। अब हम देखते हैं व्हाट आर बॉयलर ट्रबल्स। बॉयलर ट्रबल्स क्या होते हैं। बॉयलर ट्रबल्स आर प्रॉब्लम्स दैट हैपन इनसाइड द बॉयलर बिकॉज ऑफ बैड वाटर। जब हम बॉयलर के अंदर बैड वाटर डाल देते हैं तो उसकी वजह से जो जो परेशानियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बॉयलर ट्रबल्स। मेन बॉयलर ट्रबल्स। अब हम मेन बॉयलर ट्रबल्स देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हमारी स्केल फॉर्मेशन, मतलब एक लेयर का फॉर्म हो जाना। व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर लीव्स हार्ड लेयर या स्केल इनसाइड द बॉयलर। जब हम बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, वो एक लेयर छोड़ देगा, अपनी एक हार्ड लेयर को छोड़ देगा। अब ये बैड क्यों होगी, ये जो हार्ड लेयर है इससे क्या होगा, स्केल ब्लॉक्स हीट वेस्ट फ्यूल एंड कैन डैमेज द बॉयलर। इससे क्या होगा, जब ये एक लेयर बन जाएगी तो ये ब्लॉक कर देगी हमारे हीट को, हमारा फ्यूल भी इसमें ज़्यादा वेस्ट होगा और ये डैमेज भी कर सकते हैं हमारे बॉयलर को, हमारा बॉयलर भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा करोजन। इसमें क्या होता है, व्हाट हैपन, द मेटल गेट्स रस्टेड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिड्स इन वाटर। मेटल जो है रस्ट हो जाता है, मेटल के अंदर रस्टिंग हो जाती है क्योंकि हमारा ऑक्सीजन और एसिड होता है हमारे वाटर में। ठीक है, वाई इज इट बैड, अभी हमारे लिए बुरा क्यों है। करोजन मेक द बॉयलर वीक एंड लीकी। करोजन से क्या होता है, करोजन की वजह से हमारा बॉयलर जो है वो वीक हो जाता है और लीकी भी हो जाता है। जब हमारा उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वही वीक पड़ जाएगा तो वो उसमें लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थर्ड है हमारा प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। ये क्या होता है, वाटर कम्स आउट विद द स्टीम। जब हम बॉयलर के अंदर वाटर डालते हैं तो हमारा क्या होता है, वाटर हमें स्टीम की फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर जो हमें स्टीम मिलती है उसके साथ हमें पानी भी बाहर आ जाता है। जब हम स्टीम को बाहर लेते हैं उसके साथ पानी भी बाहर आ जाता है। वाई इज इट बैड, अब ये हमारे लिए बुरा क्यों है। इट कैरीज इम्प्योरिटीज, जब पानी बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी। एंड कैन डैमेज मशीन यूजिंग द स्टीम, और जिन हम मशीन को चलाने के लिए उस स्टीम का यूज़ करेंगे वो उस मशीन को क्या कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। इसमें क्या होता है, द मेटल बिकम्स ब्रिटल एंड क्रैक्स बिकॉज ऑफ केमिकल्स इन वाटर। हमारे वाटर में केमिकल प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, उसमें क्रैक्स आने लग जाती है। अब ये बुरा क्यों है, इट कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट। इसकी वजह से सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं, हमारी मशीन टूट सकती है या बहुत कुछ
हो सकता है। अब हम इन शॉर्ट एक समरी देखते हैं हमारा हमने क्या पढ़ा। Boiler troubles are problems like scale, rust and foam that happen because of impure water. बॉयलर ट्रबल्स क्या है? बॉयलर ट्रबल एक तरह की प्रॉब्लम है जो कि किस वजह से होती है? स्केल की वजह से, मतलब जो लेयर फॉर्म हो जाती है इस वजह से, रस्टिंग की वजह से, करोजन, फॉर्म की वजह से, जो कि किस वजह से होती है? हमारे इम्प्योर वाटर की वजह से, हमारा प्योर वाटर ना प्रेजेंट होने की वजह से ये सब हमारी प्रॉब्लम्स होती है। और ये क्या करती हैं? दे कैन डैमेज द बॉयलर एंड वेस्ट मनी। इसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर हम ये इम्प्योर वाटर यूज़ करेंगे हमारा बॉयलर जो है वो डैमेज हो सकता है, और अगर ये बॉयलर डैमेज हो गया तो हमारी मनी भी वेस्ट होगी। ये हमारा आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्ट करने की टेक्निक्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं वाटर सॉफ्टनिंग क्या है। वाटर सॉफ्टनिंग मीन्स रिमूविंग हार्डनेस। इसका मतलब क्या है? हमने वाटर में से क्या किया? हार्डनेस को रिमूव कर दिया। हार्डनेस रिमूव करना मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फ्रॉम वाटर टू मेक इट सॉल्व। हमने क्या किया? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट को रिमूव कर दिया, जिससे हमें कैसा वाटर मिल गया? सॉफ्ट वाटर मिल गया। अब हम इसके मेथड्स देखते हैं क्या क्या मेथड्स है। हियर आर 4 सिंपल मेथड्स। हमें 4 सिंपल मेथड्स हैं। सबसे पहला है हमारा लाइम सोडा प्रोसेस। इसमें क्या होता है? व्हाट हैपन्स? वी ऐड लाइम एंड सोडा केमिकल्स टू द वाटर। हम क्या करेंगे? लाइम एंड सोडा के केमिकल को ऐड करेंगे अपने पानी में। अब क्या होगा? ये केमिकल क्या करेंगे? दिस केमिकल रिएक्ट विद हार्डनेस सॉल्ट। ये जो केमिकल है ये हार्डनेस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे एंड मेक देम सेटल डाउन एज सॉलिड पार्टिकल्स। अब जब ये रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारा जो सॉल्ट है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, जो कि हमारे वाटर को हार्ड बना रहा है, ये सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में हमारा नीचे बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? द सॉफ्ट वाटर इज देन फिल्टर टू रिमूव द सॉलिड। अब जब ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा तो हम इसे फिल्टर करेंगे, और जो उसमें हार्डनेस थी पानी में तो क्या होगी? वो हमारी रिमूव हो जाएगी, हार्डनेस सॉल्ट रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हमने क्या किया? लाइम एंड सोडा चेंज द सॉल्ट इनटू सॉलिड विच कैन बी रिमूव। लाइम एंड सोडा ने क्या किया? रिएक्ट किया हार्डनेस सॉल्ट के साथ, और क्या किया? ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड पार्टिकल बन गए, और हमने इन सॉलिड पार्टिकल को फिल्टर करके रिमूव कर दिया और हमें सॉफ्ट वाटर हमारा मिल गया। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं क्या है हमारा? जियोलाइट प्रोसेस। व्हाट हैपन्स? इसमें हमारा क्या होता है? वाटर इज पास थ्रू अ जियोलाइट टैंक। हम वाटर को पास करते हैं किससे? जियोलाइट टैंक से। अब सबसे पहले देखते हैं जियोलाइट क्या है। जियोलाइट एक स्पेशल सॉफ्ट रॉक होता है, ठीक है। हम इसके टैंक से वाटर को पास करेंगे जो हमारा हार्ड वाटर है। जियोलाइट ट्रैप्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट एंड रिलीज सोडियम सॉल्ट इंस्टेड। जियोलाइट क्या करेगा? जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट है उन्हें तो पकड़ लेगा, और क्या रिलीज करेगा? सोडियम सॉल्ट को रिलीज करेगा उनकी जगह पर। अब हम जानते हैं सोडियम सॉल्ट जो है वो हार्डनेस को कॉज नहीं करता, तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। अगर हम इन शॉर्ट देखें हमने क्या करा जियोलाइट प्रोसेस में? जियोलाइट स्वैप्स हार्डनेस सॉल्ट विद सॉफ्ट वन। जियोलाइट ने स्वैप कर दिया, एक्सचेंज कर दिया हार्डनेस सॉल्ट को सॉफ्ट वन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें हमारा क्या होता है? वाटर पासिस थ्रू अ टैंक फिल्ड विद रेजिन बीड्स। इसमें क्या होता है? हम जो है वाटर को पास करते हैं उस टैंक से जिसमें रेजिन बीड्स भरी होती हैं। अब ये बीड्स क्या करती है? दीज बीड्स एक्सचेंज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विद सोडियम और हाइड्रोजन आयन। ये बीड जो है वो एक्सचेंज कर देती हैं जो हमारे हार्ड वाटर होता है उसमें जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक्सचेंज कर देते हैं किससे? सोडियम और हाइड्रोजन आयन से एक्सचेंज कर देती है। तो हमारा क्या होता है? वाटर बिकम सॉफ्ट बिकॉज इट नो लॉन्गर हैज हार्डनेस आयन। वाटर जो है हमारा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि अब कोई उसमें हार्डनेस आयन रहा ही नहीं, तो हमारा वाटर कैसा हो गया? सॉफ्ट। अगर हम इन शॉर्ट देखें हमने इस प्रोसेस में क्या किया? रेजिन बीड्स ट्रेड हार्डनेस आयन फॉर सॉफ्ट आयन। रेजिन बीड्स ने क्या किया? हार्डनेस आयन को एक्सचेंज कर दिया, हार्डनेस आयन को बदल दिया किससे? सॉफ्ट आयन से, ठीक है। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है? व्हाट हैपन्स? वाटर इज फोर्स थ्रू अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। हम वाटर को पास कराते हैं एक बहुत थिन मेम्ब्रेन से
जैसे कि हम फिल्टर समझ सकते हैं, जैसे हमारा फिल्टर होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, ऐसे ही एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिससे हम वाटर को पास कराते हैं। क्या होता है हमारा, द मेम्ब्रेन ब्लॉक्स हार्डनेस सॉल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, जब हम वाटर को पास कराएंगे जो हार्डनेस सॉल्ट है उसे ब्लॉक कर देगी, और अगर हमारे पानी में कुछ और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो वो उसको भी ब्लॉक कर देगी। तो हमारा क्या होगा, ओनली क्लीन सॉफ्ट वाटर कम आउट ऑन द अदर साइड। जो हमारा बिल्कुल साफ पानी है, सॉफ्ट वाटर है, वो हमारे दूसरी साइड पहुंच जाएगा और हमारा वाटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम इन शॉर्ट देखें हमने इस प्रोसेस में क्या किया, आरओ यूजेस अ फिल्टर टू रिमूव सॉल्ट एंड मेक वाटर प्योर। आर हमारे जो घर में आरओ होते हैं जिसे हम फिल्टर कहते हैं, वो भी इसी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं और हमारा वाटर प्योर हो जाता है। ठीक है, अब हम एक इन शॉर्ट एक समरी के फॉर्म में देखते हैं ये हमारा क्या था। कुछ हमें मेथड दिए हुए थे और हमने देखा था वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहला मेथड था हमारा लाइम सोडा। इसमें लाइम सोडा ने क्या किया था, किस तरीके से वर्क किया था, केमिकल चेंज सॉल्ट इनटू सॉलिड। केमिकल चेंजेस हुए थे जिससे सॉल्ट जो है वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए थे, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गए थे। जियोलाइट में क्या हुआ था, स्वैप्स हार्डनेस सॉल्ट विद सॉफ्ट सॉल्ट। इसने जो है हार्डनेस सॉल्ट को एक्सचेंज कर दिया था सॉफ्ट सॉल्ट से। ठीक है, फिर हमारा थर्ड था हमारा आयन एक्सचेंज। इसमें क्या हुआ था, एक्सचेंज हार्डनेस आयन विद सॉफ्ट आयन। हार्डनेस आयन जो है एक्सचेंज हो गए थे सॉफ्ट आयन के साथ। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें क्या हुआ था, फिल्टर आउट सॉल्ट थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। हमने जो सॉल्ट था उसे क्या किया, फिल्टर आउट कर दिया, किसका यूज़ करके, एक थिन मेम्ब्रेन का यूज़ करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स वाटर हैज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। जैसे अभी हमने देखा हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि पानी में हमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। हाउ डू वी फाइंड हार्डनेस, अब हम हार्डनेस कैसे फाइंड करें कि हाँ इसमें कितनी हार्डनेस है। द मोस्ट कॉमन वे इज कॉल्ड EDTA टाइट्रेशन। इसके लिए एक मेथड होता है, सबसे कॉमन मेथड है हमारा क्या है, EDTA टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, EDTA इज अ स्पेशल लिक्विड दैट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। EDTA एक लिक्विड होता है, एक स्पेशल लिक्विड होता है जो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। अब हम क्या करेंगे, वी एड EDTA टू द स्लोली वाटर। हमारा जो वाटर है, जो हार्ड वाटर है, उसमें क्या करेंगे हम धीरे धीरे EDTA का जो लिक्विड है उसे ऐड करेंगे। तो क्या होगा, व्हेन ऑल द हार्डनेस सॉल्ट आर यूज्ड अप बाय EDTA, तो EDTA जो क्या करेगा वो रिएक्ट करने लग जाएगा वाटर के साथ, और जब पूरी तरीके से उसमें हार्डनेस खत्म हो जाएगी, जो हार्डनेस सॉल्ट थे वो सब रिएक्ट कर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, वाटर चेंजेस कलर। वाटर जो अपना कलर चेंज कर देगा विद एन इंडिकेटर। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ EDTA यूज वी कैलकुलेट द हार्डनेस। अब जितना हमारा EDTA यूज हुआ, जितना उसने रिएक्ट किया, तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं, हार्डनेस पता कर सकते हैं। अगर हमारा वाटर ज़्यादा हार्ड होगा तो हमारे EDTA ज़्यादा यूज़ होगा, और हमारा हार्डनेस अगर कम होगी तो EDTA कम यूज़ होगा। इससे हम हार्डनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इन शॉर्ट देखें क्या किया हमने, वी एड अ केमिकल। हमने केमिकल को ऐड किया जिसका नाम था EDTA। किस चीज़ में, वाटर में। Until it react with all the hardness salt, वो रिएक्ट करता चला गया जो भी हमारे हार्डनेस सॉल्ट प्रेजेंट थे वाटर में, एंड देन वी मेजर हाउ मच वी यूज़। और फिर हमने एंड में क्या किया, जब सब के साथ उसने रिएक्ट कर दिया, सारे सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर दिया, तो हमने ये मेजर किया कि हमारा EDTA जो केमिकल है वो कितना यूज़ हुआ है। इससे हमें क्या पता चल गई, हार्डनेस पता चल गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एल्केलिनिटी। सबसे पहले हम देखेंगे एल्केलिनिटी क्या है। एल्केलिनिटी मीन्स वाटर हैज सब्सटेंस लाइक बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड दैट कैन न्यूट्रलाइज एसिड। अल्कलिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे जो पानी है उसके अंदर कैसे सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कि बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड, जो क्या करेंगे, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब हम हाउ डू वी फाइंड एल्कलिनिटी, अब हम एल्कलिनिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वी डू टाइट्रेशन विद एन एसिड। हम एसिड के साथ टाइट्रेशन करेंगे। कौन सा एसिड यूज़ करेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे, या और भी
इस तरीके के एसिड का हम यूज़ कर सकते हैं। एसिड इज एडिड टू वाटर स्लोली। हम क्या करेंगे, वाटर में जैसे पहले हमने EDTA का केमिकल यूज़ किया था, अब हम एसिड डालेंगे, स्लोली अपने वाटर में ऐड करते चले जाएंगे। एन इंडिकेटर शो व्हेन द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड। जब वो रिएक्ट करता चला जाएगा, जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, हमारे जो हार्डनेस सॉल्ट प्रेजेंट थे वो सब खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा ये क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एसिड यूज वी कैलकुलेट एल्कलिनिटी। जब हमारा कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो भी सॉल्ट प्रेजेंट थे वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा जितना एसिड यूज हुआ उसी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एल्कलिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इन शॉर्ट एक समरी देखें, हमने क्या किया इसमें, वी ऐड एसिड टू वाटर अंटिल ऑल एल्कलाइन सब्सटेंस आर न्यूट्रलाइज, देन मेजर हाउ मच एसिड वी यूज। हमने वाटर में एसिड को ऐड करते चले गए, कब तक ऐड किया, जब तक कि हमारे एल्कलाइन सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल नहीं हो गए, वो ख़त्म नहीं हो गए। फिर हमने क्या किया, हमने मेजर किया कि हमने कितना एसिड यूज़ किया। इससे हमें क्या पता चल गई, एल्कलिनिटी पता चल गई। हमने एल्कलिनिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम याद कर सकते हैं। हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी यूज़ EDTA टू कैच द हार्डनेस सॉल्ट। हम EDTA का यूज़ करते हैं जो क्या कर लेता है, हार्डनेस सॉल्ट को कैच कर लेता है। एल्कलाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी यूज़ एसिड टू कैंसिल आउट द एल्कलाइन पार्ट। हम एसिड का यूज़ करते हैं जो क्या कर देता है, हमारे एल्कलाइन पार्ट को कैंसिल कर देता है, ख़त्म कर देता है। अगर हम इन शॉर्ट एक समरी देखें, हमने क्या देखा था, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी मीन्स टेस्टिंग वाटर बाय एडिंग स्पेशल केमिकल्स। हमने इसमें क्या किया, हमने वाटर को टेस्ट किया, कैसे, उसमें कुछ स्पेशल केमिकल्स जो हैं वो ऐड किए। एंड मेजर हाउ मच वी यूज़। अब फिर हमने मेजर किया कि हमने जो वो केमिकल्स डाले वो कितने हमने डाले। फिर हमने क्या किया, फाइंड आउट हाउ हार्ड और एल्कलाइन द वाटर इज। फिर हमें उससे क्या पता चल गया, हमारे वाटर की हार्डनेस और एल्कलिनिटी पता चल गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूल्स क्या होते हैं। फ्यूल्स इज एनीथिंग दैट वी बर्न टू गेट हीट और एनर्जी। फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स वो चीज़ होती हैं जिन्हें हम जलाएं और उससे हमें क्या मिले, हीट मिल जाए और एनर्जी मिल जाए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारे फ्यूल्स के। सबसे पहले हमारा वुड, सेकंड है हमारा कोल, पेट्रोल, डीजल, गैस। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं फ्यूल्स के। इन शॉर्ट देखें हमारा फ्यूल क्या होता है, फ्यूल गिव्स अस एनर्जी व्हेन वी बर्न इट। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। फिर हम देखते हैं कंबशन क्या होता है। कंबशन मीन्स बर्निंग फ्यूल्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कंबशन का मतलब क्या होता है, हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं कहाँ पर, एयर में, जिससे हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है और लाइट मिल रही है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, व्हेन यू बर्न वुड इन अ फायर दैट इज कंबशन। जब हम अपने एक आग में उसे जलाएंगे लकड़ी को तो वो क्या कहलाएगा, कंबशन कहलाएगा। व्हेन पेट्रोल बर्न इन अ कार इंजन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंबशन। जब हमारा कार इंजन में पेट्रोल बर्न होता है तो हम उसे भी क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। ये भी हमारे कंबशन का एग्जाम्पल है। वॉट डज कंबशन नीड। अब कंबशन को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है फ्यूल, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम जला सके, समथिंग टू बर्न। हमें एयर की ज़रूरत होती है, मतलब ऑक्सीजन की, हीट की ज़रूरत होती है। क्यों हीट की ज़रूरत होती है, कि हम बर्निंग को स्टार्ट कर सके। इन शॉर्ट देखिए हमने कंबशन में क्या देखा, कंबशन इज सिंपली बर्निंग फ्यूल टू मेक एनर्जी। कंबशन का सिंपली ये मतलब है कि हमने अपने फ्यूल को बर्न किया जिससे हमें एनर्जी मिली। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। हमारा फ्यूल्स का क्लासिफिकेशन, सबसे पहला हमारा सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स दैट आर इन सॉलिड फॉर्म। जो हमारे सॉलिड फॉर्म में फ्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सॉलिड फ्यूल्स कैसे कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया वुड, कोल, चारकोल, काउ डंग केक्स। ठीक है, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए सॉलिड फ्यूल्स के। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स में क्या होता है, फ्यूल्स दैट आर इन लिक्विड फॉर्म। जो हमारे फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिक्विड फ्यूल्स। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल, डीजल या कैरोसिन। ठीक है, थर्ड है हमारा गैसियस फ्यूल। ये क्या होते हैं, फ्यूल्स दैट आर इन गैस फॉर्म। जो हमें गैस की फॉर्म में मिलते हैं उन फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं, गैसियस फ्यूल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा LPG, कुकिंग गैस, नेचुरल गैस या बायोगैस। ये सब हमारे गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंबशन। सबसे पहला है हमारा रैपिड कंबशन। इसमें क्या होता है, बर्न्स क्विकली, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। गिव्स लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, और जब हम इन्हें बर्न करते हैं तो ये हीट भी और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बर्निंग ऑन अ गैस स्टोव, जब हम चूल्हे पर गैस को जलाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम क्विकली जल जाता है और इससे हमें हीट भी काफ़ी मिलती है और लाइट भी मिलती है। सेकंड है हमारा स्लो कंबशन। स्लो कंबशन में क्या होता है, बर्न स्लोली, ये बहुत आराम आराम से धीरे धीरे जलते हैं। गिव्स लेस हीट, इसमें हीट भी हमें कम मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, हमारा वेरी स्लो बर्निंग, बहुत आराम आराम से ये प्रोसेस होता है। थर्ड है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, स्टार्ट बर्निंग ऑन इट्स ऑन विदाउट अ फ्लेम। इसमें क्या होता है, हमें किसी इनिशिएटर की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही स्टार्ट कर देते हैं बर्न होना बिना किसी फ्लेम के, इन्हें किसी फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद ही ये स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा ऑयल सोक्ड क्लॉथ कैचिंग फायर बाय इटसेल्फ। जब हमारा कोई कपड़ा है और वो जो है ऑयल में डूबा हुआ है पूरी तरीके से, तो अगर हम फायर होगी, उसके आसपास आग होगी, तो वो एकदम कैच कर लेगा खुद ही, हमें किसी इनिशिएटर की ज़रूरत नहीं होगी। फोर्थ है हमारा एक्सप्लोजिव कंबशन। इसमें क्या होता है, बर्न्स वेरी फास्ट विद अ बैंग। इसमें क्या होता है, ये हमारा बहुत जल्दी जल जाते हैं, एक साउंड होती है उसके साथ, विद बैंग मतलब हो गया हमारा साउंड, एक तरह की आवाज़ होती है जिससे वो एकदम बर्न होने लग जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल है हमारा फायरवर्क्स और क्रैकर्स, जो हमारे दिवाली वगैरह पर हम पटाखे यूज़ करते हैं, उसमें हमारा एक्सप्लोजिव कंबशन ही होता है। अगर हम इन शॉर्ट एक समरी देखें, हमारा क्या है, फ्यूल्स आर थिंग्स वी बर्न टू गेट एनर्जी। फ्यूल्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बर्न करते हैं, फिर हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। कंबशन इज द बर्निंग प्रोसेस दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट। कंबशन क्या है, एक बर्निंग प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलती है, हीट और लाइट मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल मीन्स अ फ्यूल दैट इज इजी टू यूज एंड गिव्स मोर एनर्जी। गुड फ्यूल हम किसे कहेंगे, वो फ्यूल जो हम उसे आसानी से यूज़ कर सकें और जब हम उसे बर्न करें तो वो हमें अच्छी खासी एनर्जी दे, उसे हम गुड फ्यूल कहेंगे। अब कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है हमारा गिव्स लॉट्स ऑफ हीट, वो हमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करे, दे हमें। इट शुड प्रोड्यूस हाई हीट व्हेन बर्न, जब हम उसे बर्न करें तो वो हमें क्या दे, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है पेट्रोल गिव्स मोर हीट देन वुड। अगर हम वुड को बर्न करेंगे वो कम हीट देगा, और किसी कंपैरिजन में पेट्रोल को अगर हम बर्न करेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा हीट देगा। तो हमारा क्या हुआ, पेट्रोल एक गुड फ्यूल हुआ। सेकंड है हमारा बर्न इजीली, जो इजीली बर्न हो जाए। इट शुड कैच फायर इजीली एंड बर्न स्मूथली, ये हमारा फायर को कैच आसानी से कर ले और स्मूथली बर्न होता रहे। थर्ड है हमारा इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, हमें रखने में भी उसे आसानी हो, स्टोर हम आसानी से कर सकें, और अगर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, तो वो भी हम इजीली कर सकें। इट शुड बी सेफ टू कीप एंड कैरी, ये जो हमारा गुड फ्यूल है उसमें क्या होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, हमें रखने के लिए भी और कैरी करने के लिए भी। अगर हम उसे कहीं ले जाना चाहें तो हम उसे आसानी से ले जा सकें, हमारे लिए सेफ हो। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कोल इज ईजियर टू स्टोर देन पेट्रोल, कोल को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं और वो हमारे लिए सेफ भी रहता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल नहीं रहता। फोर्थ है हमारा चीप, वो चीप भी होना चाहिए, उसकी कॉस्ट इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू कॉस्टली, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए, एक मिनिमम एवरेज कॉस्ट इनकी होनी चाहिए। पीपल शुड बी एबल टू अफोर्ड इट, ऐसा नहीं है कि लोग बाग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, ऐसा होना चाहिए, वो चीप होना चाहिए, उनकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि लोग जो है वो उन्हें अफोर्ड कर सकें। फिफ्थ है हमारा लेस स्मोक, उसमें धुआं भी ज़्यादा ना हो, हमारा पोल्यूशन भी ज़्यादा ना हो। इट शुड गिव लेस स्मोक एंड पॉल्यूशन, जो उसमें स्मोक हो वो भी कम हो, उसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा। दिस कीप्स एयर क्लीन एंड हेल्दी, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो हवा है, हमारी एयर है, वो क्लीन भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट अ फ्यूल गिव्स व्हेन वी बर्न 1 kg और 1 ग्राम ऑफ इट। अगर हम किसी भी फ्यूल का
1 kg या 1 ग्राम अमाउंट जो है उसे हम बर्न करें तो हमें कितनी हीट मिलेगी। वो जो हीट मिलेगी, वो जो उसका अमाउंट होगा, वो ही हमारी क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है हमारा, इफ़ यू बर्न वुड इट गिव्स सम हीट। अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो वो हमें क्या देगी, कुछ हीट देगी। और उसी जगह हम क्या करेंगे, इफ़ यू बर्न पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल को बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा हीट मिलेगी। इट गिव्स मोर हीट। तो इसका मतलब क्या है, द मोर हीट अ फ्यूल गिव्स द हायर इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमारी पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वुड। जितनी वो हमें हीट देगा, जितनी ज़्यादा उसकी हीट होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। हाउ डू वी मेज़र इट। अब हम इसे किस चीज़ में मेज़र करते हैं, ठीक है। वी मेज़र इट इन किलोजूल पर किलोग्राम। किलोजूल पर किलोग्राम में हम इसे मेज़र करते हैं, या फिर किलो कैलोरीज पर किलोग्राम में हम इसे मेज़र करते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा, वुड की क्या होगी, लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और पेट्रोल की हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अगर हम इन शॉर्ट देखें, हमने क्या पढ़ा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है हमारी, हीट एनर्जी गिवन बाय बर्निंग फ्यूल। अब जो हमारा बर्निंग फ्यूल है, जो वो हमें एनर्जी दे रहा है, वही हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। फ्यूल्स विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू आर बेटर बिकॉज दे गिव्स मोर एनर्जी। जिन फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो वह हमारे लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। क्यों, क्योंकि वो हमें ज़्यादा एनर्जी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, और ऑल्सो कॉल्ड हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसे हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। इट इज़ द टोटल हीट प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल बर्न्स। ये क्या, हम इसमें क्या मेज़र करते हैं, ये हमें टोटल हीट बताता है जब हम एक फ्यूल को बर्न करते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं द हीट फ्रॉम स्टीम, जो हमें हीट स्टीम से मिलती है, व्हेन इट्स कूल डाउन। जब हमारा जैसे वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, जब हम उसे हीट करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, स्टीम में हमारी क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी। हम उस एनर्जी को भी इंक्लूड करेंगे इसमें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हाई होगी, क्योंकि इसमें टोटल हीट को हम मेज़र करेंगे। सो GCV इज बिगर वैल्यू बिकॉज इट काउंट्स ऑल हीट। ये सारी हीट को काउंट करेगा, इसीलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम इन शॉर्ट देखें, हम क्या है ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, टोटल हीट विद स्टीम हीट इंक्लूडेड। इसमें जो स्टीम हीट है उसे भी हमने क्या किया, इंक्लूड किया हुआ है। सेकेंड है हमारी नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इसे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। क्यों, इट इज़ द हीट प्रोड्यूस विदाउट द हीट फ्रॉम स्टीम। इसमें जो हमारा जो स्टीम हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। सम हीट गोज अवे विद स्टीम सो NCV इज लेस। तो हमारी जो वो हीट थी स्टीम से जो मिली थी वो हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, तो हमारी NCV की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इन शॉर्ट देखें हमने, NCV क्या है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हीट विदाउट स्टीम हीट। हम स्टीम हीट को इंक्लूड ना करके जो हमारी हीट है बाकी बची हुई, उसकी वैल्यू को क्या कहेंगे, नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इमेजिन यू बर्न फ्यूल। हमने जो है फ्यूल को बर्न किया। GCV में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे ऑल हीट, इंक्लूड द हीट यू वुड गेट इफ द स्टीम टर्न बैक इनटू वाटर। अब हम जो, जैसे कि हमारा वाटर था, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हुआ, अब इसने कुछ एनर्जी दी। अब जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो ये स्टीम वाटर में भी तो कन्वर्ट होगा, तो हम इसमें ये वाली जो हीट है इसको भी इंक्लूड करेंगे। सारी जो हीट है टोटल, जब हमने फ्यूल को बर्न किया, जो भी हमें टोटल हीट मिली हम उसको काउंट कर लेंगे, वो हमारा GCV होगा। NCV क्या होगा, NCV काउंट ओनली द यूजेबल हीट। और NCV क्या काउंट करेगा, सिर्फ हमारी यूजेबल हीट को काउंट करेगा। क्योंकि अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें, बिकॉज इन रियल लाइफ द स्टीम गोज अवे एंड द हीट इज लॉस्ट। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो हमारी स्टीम बनती है, जब हम वाटर को हीट करेंगे तो जो हमारी स्टीम होगी, स्टीम क्या होगी, स्टीम तो चली जाती है, हमारी हवा में मिक्स हो जाती है, हमें मिलती भी नहीं है, तो वो जो हीट होती है वो लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए NCV क्या करता है, जो हमारी यूजेबल हीट होती है सिर्फ उसे ही काउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम कैलोरीमीटर। अब हम
डिटरमाइन करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू को, किसका यूज करके, बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करके। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारा पहले देखते हैं हम आखिर होता क्या है। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ स्ट्रॉन्ग क्लोज कंटेनर यूज टू बर्न फ्यूल्स एंड मेजर द हीट इट गिव्स। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, एक क्लोज्ड कंटेनर होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, जिसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हम अपने फ्यूल को बर्न करते हैं और फिर हम मीज़र कर लेते हैं जो वो हीट देता है। हाउ डज इट वर्क, अब हम देखते हैं ये बॉम्ब कैलोरीमीटर आखिर काम कैसे करता है। लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप इसके देखते हैं इसके वर्किंग को। सबसे पहला स्टेप है हमारा टेक द फ्यूल सैंपल, जो हमें फ्यूल बर्न करना है सबसे पहले हम उस फ्यूल को लेंगे। वी वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, हम फ्यूल का वेट करेंगे, कोल हुआ या ऑयल हुआ जो भी हमारा फ्यूल है हम उसका वेट करेंगे। पुट इट इन अ स्मॉल डिश इनसाइड द बॉम्ब, अब हम इसे क्या करेंगे, इस फ्यूल को बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर एक स्मॉल डिश में किसी भी चीज़ में करके रख देंगे। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, फिल्ड विद ऑक्सीजन। द बॉम्ब इज फिल्ड विद प्योर ऑक्सीजन गैस टू हेल्प द फ्यूल बर्न कंप्लीटली। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसे ऑक्सीजन से भर देंगे, प्योर ऑक्सीजन होगी जिससे हम इसे पूरे को फिल कर देंगे। इससे क्या होगा, हम ऑक्सीजन क्यों डालेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्यूल है वो पूरी तरीके से बर्न हो जाए, इसीलिए हम उसे ऑक्सीजन से फिल कर देंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट द बॉम्ब इन वाटर। अब जो हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसे वाटर के अंदर डाल देंगे, इसके पूरे कंटेनर को। द बॉम्ब इज प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। अब हम एक ऐसा कंटेनर लेंगे जो कि पूरा पानी से भरा हुआ हो और हमारे बॉम्ब कैलोरीमीटर को उसके अंदर पूरी तरीके से रख देंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इग्नाइट द फ्यूल। इसमें क्या होगा हमारा, द फ्यूल इज बर्न यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इनसाइड द बॉम्ब। अब ये फ्यूल क्या है, अब ये फ्यूल बर्न होना स्टार्ट कर देगा, कैसे, इलेक्ट्रिकल स्पार्क का यूज करके, जो कि हमारे बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हो रहा होगा। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम मीजर करेंगे टेम्परेचर को, कैसे, व्हेन द फ्यूल बर्न, जब हमारा फ्यूल बर्न हो रहा होगा तो क्या होगा, हमारी हीट, ये हमें हीट देगा, हीट हमारी बाहर आएगी, तो इस हीट, ये हीट क्या करेगी, दिस हीट वार्म द वाटर अराउंड द बॉम्ब। अब जो बॉम्ब कैलोरीमीटर को हमने एक कंटेनर में पानी भर के उसके अंदर रखा था, वो जो उसके चारों तरफ पानी होगा वो क्या करेगा, उसे हीट कर देगा, पानी हमारा गर्म हो जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर में चेंज होगा। वी मेजर द राइज इन वाटर टेम्परेचर। अब जो वाटर टेम्परेचर के अंदर चेंज हुआ हमारा, तो हम उसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सिक्स स्टेप है हमारा कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द वेट ऑफ फ्यूल। अब हमें फ्यूल का वेट मिल जाएगा, द टेम्परेचर राइज, हमारा कितना टेम्परेचर राइज हुआ ये भी मिल जाएगा, द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना हमने वाटर लिया था ये तो हमें पता ही होगा। वी कैलकुलेट हाउ मच हीट वॉज गिवन आउट, तो हमें ये पता चल जाएगा उसने हमें कितनी हीट दी है। दिस गिव्स अस कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू निकाल, ये हमें क्या दे देगा, कैलोरीफिक वैल्यू दे देगा। अगर हम इन शॉर्ट देखें, अ बॉम्ब कैलोरीमीटर बर्न्स फ्यूल इन ऑक्सीजन, ये क्या करता है, अपने फ्यूल को बर्न करता है ऑक्सीजन में। इट मेजर्स हाउ मच द वाटर हीट्स अप, ये क्या चेक करेगा कि हमारा वाटर जो है वो कितना गर्म हो गया, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो वो क्या बताएगा, दिस टेल्स अस हाउ मच एनर्जी द फ्यूल हैज़, तो वो हमें ये बता देगा तो कि हमारे फ्यूल ने कितनी हमें एनर्जी दी है। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय डुलोंग्स मेथड। अब हम डुलोंग्स मेथड का यूज़ करके क्या देखेंगे, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे अपने कैलोरीफिक वैल्यू की। व्हाट इज डुलोंग्स मेथड, अब सबसे पहले हम देखते हैं डुलोंग्स मेथड क्या है। इट इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बाय यूजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। हम इसी केमिकल कंपोजिशन का यूज़ करके इसकी क्या करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वाई डू वी यूज़ इट, हम इसे अब क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हमने पहले देखा, हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ किया, उससे हमें मिल गई वैल्यू, हमें कितनी हीट दी उस फ्यूल ने हमें वो पता चल रही थी, तो फिर अब हमें इसे डुलोंग्स मेथड का यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या यह ज़रूरत पड़ी, देखते हैं। समटाइम्स वी डोंट बर्न द फ्यूल इन द लैब। अब हम लैब के अंदर इतना सारा प्रोसेस तो नहीं कर सकते कि अपने फ्यूल को बर्न करें, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह इंस्टेड वी कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जगह हम डुलोंग्स मेथड का यूज़ करके कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, बाय नोइंग हाउ मच कार्बन, के कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन, और हमारे पास कितने सल्फर प्रेजेंट है हमारे फ्यूल में, इससे हम क्या करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ डज इट वर्क, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमारा फ्यूल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये एलिमेंट्स हमारे किस में, फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दिस गिव्स एनर्जी हीट व्हेन बर्न, ये
सब जो हैं ये सारे एलिमेंट जो हैं ये हमें हीट देते हैं जब हम इन्हें बर्न करते हैं। अब हम डुलॉन्ग्स का फॉर्मूला देखते हैं, ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ये हमें दे देगा 1/100, मल्टीप्लाई करेंगे 8880 इंटू सी क्या है हमारा नंबर ऑफ कार्बन, फिर हमारा क्या है प्लस में हमारा क्या है 34500 इंटू एच, मतलब हमारे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं माइनस O/8, फिर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 2240 इंटू एस हमारे नंबर ऑफ सल्फर। अब ये जो नंबर है इनका मतलब क्या है, ये जो हमने नंबर लिए हैं ये हमने नंबर क्यों यूज़ किए हैं। 8080 का मतलब है हीट गिवन बाय 1 kg ऑफ कार्बन, 1 kg हमारा कार्बन जो है वो कितनी हीट देता है 8080 हीट देता है, इसीलिए हमने 8080 का यूज़ किया है। 34500 हमारा हाइड्रोजन, 1 किलो हाइड्रोजन हीट देता है, 2240 हमारा 1 किलो सल्फर हीट देता है, और O/8 का मतलब क्या है ऑक्सीजन डेट कंबाइंस विद हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाती है, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा व्हाट इज कोल रैंकिंग। कोल रैंकिंग क्या है, रैंकिंग ऑफ कोल्स मीन्स पुटिंग कोल इनटू डिफरेंट लेवल्स और टाइप्स बेस्ड ऑन, रैंकिंग ऑफ कोल का मतलब है कि हमने अपने कोल को जो है वो डिफरेंट लेवल्स में रख दिया या डिफरेंट टाइप्स में उसे रख दिया। अब किसके बेस पर रखेंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि हम इस बेसिस पे इन्हें रखेंगे। सबसे पहला है हाउ मच कार्बन इट हैज़, कितने कार्बन उसमें प्रेजेंट हैं, हाउ मच इट गिव्स, कितनी हीट वो दे रहा है, या हाउ ओल्ड द कोल इज, कोल जो है वो हमारा कितना ओल्ड है। वाई इज रैंकिंग इंपॉर्टेंट, रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हाई रैंक जो कोल है उनके पास क्या होगा हैज़ मोर कार्बन, कार्बन भी ज़्यादा होंगे, बर्न्स भी बेटर, जब हम उन्हें बर्न करेंगे तो वो अच्छी तरीके से बर्न होंगे, गिव्स मोर एनर्जी मोर हीट, वो हमें हीट भी ज़्यादा देंगे। और जो हमारे लो रैंक कोल हैं वो क्या करेंगे हैज़ लेस कार्बन, कार्बन भी उनके पास कम होंगे, बर्न्स विद मोर स्मोक, जब हम इन्हें बर्न करेंगे तो इनमें स्मोक ज़्यादा होगा, ठीक है, गिव्स लेस हीट, अब ये हमें हीट भी कम देंगे, तो ये हमारे क्या होंगे लो रैंक कोल होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक, हम लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा पीट, लोएस्ट रैंक है इसकी, ये यंगेस्ट कोल है, सबसे छोटा कोल है, वेरी लो कार्बन, इसके अंदर कार्बन भी बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, वेट एंड सॉफ्ट, गीला होता है और सॉफ्ट होता है, गिव्स वेरी लिटिल हीट, अब जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये बहुत कम हीट हमें देता है, नॉट यूज्ड मच एज फ्यूल, इसीलिए हम इसे ज़्यादा फ्यूल में यूज़ नहीं करते। सेकेंड है हमारा लिग्नाइट, ये हमारा ब्राउन कोल होता है, मोर कार्बन देन पीट, इसके पास जो है पीट के कंपैरिजन में ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन इन कलर, इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है, गिव्स लो टू मीडियम हीट, ये लो से मीडियम की तरफ हमें हीट दे देता है, मतलब ठीक ठाक दे देता है बस। यूज इन पावर प्लांट्स, हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, लिग्नाइट को पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा बिटोमिनस कोल, ये क्या होता है ब्लैक एंड हार्ड, ये ब्लैक कलर का होता है और ये बहुत हार्ड होता है, मोर कार्बन, इसके पास ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, बर्न्स वेल, ये अच्छी तरीके से बर्न भी हो जाता है, गिव्स अ लॉट ऑफ हीट, ये हमें हीट भी अच्छी खासी दे देता है। कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड होम्स, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं बिटुमिनस कोल, ये हम इंडस्ट्रीज में और होम्स में यूज़ करते हैं। फोर्थ है हमारा एंथ्रासाइड्स, एंथ्रासाइड क्या है हमारा हाईएस्ट रैंक, इसकी सबसे ज़्यादा रैंक है हमारी कोल में, ये क्या होता है वेरी हार्ड एंड शाइनी, ये बहुत हार्ड होता है और शाइनी होता है, हाईएस्ट कार्बन, इसके पास सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं, बर्न विद नो स्मोक, जब ये बर्न होता है तो इसमें से कोई भी स्मोक नहीं निकलती, गिव्स मैक्सिमम हीट, ये हमें मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है। बेस्ट क्वालिटी कोल, सबसे कोल की बेस्ट क्वालिटी जो हमारी होती है वो होती है हमारी एंथ्रासाइड कोल होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ कोल। अभी क्या है एनालिसिस ऑफ कोल क्या है, व्हेन वी एनालाइज कोल, जब हम कोल को एनालाइज करें, वी फाइंड आउट व्हाट इज इनसाइड, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे कोल के अंदर क्या है, जैसे कि कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितने कार्बन है या वो कितनी ऐश दे रहा है। देयर आर टू मेन मेथड टू टेस्ट कोल, हमारे पास दो तरीके के मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं कोल को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, सेकेंड है हमारा अल्टीमेट एनालिसिस। फर्स्ट सबसे पहले हम इन डिटेल देखते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को। इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमेट मीन्स बेसिक क्विक चेकिंग ऑफ मेन पार्ट्स, हम
बेसिक से चेक करेंगे कि इसमें इसके मेन पार्ट्स को, अपने कोल के मेन पार्ट्स को हम बेसिक से चेक करेंगे। व्हाट डज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस टेल्स अस, अब हमें ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या बताता है? इट शोज 4 थिंग, ये हमें 4 चीज़ के बारे में बता देता है। सबसे पहले क्या बताता है? मॉइस्चर, हाउ मच वाटर इज इन कोल, के कोल के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। वोलाटाइल मेटल, इसमें क्या बताता है? गैसेस दैट कम्स आउट व्हेन कोल इज हीटेड, जब हम कोल को हीट करेंगे तो कुछ गैसेस आ जाएंगी, तो वो हमारे वोलाटाइल मैटर को बता देंगी। ऐश, द लेफ्ट ओवर पाउडर आफ्टर बर्निंग, जब हम अपने फ्यूल को बर्न करेंगे उसके बाद जब वो पूरा बर्न हो जाएगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, तो कुछ पाउडर बच जाता है जिसे हम राख कहते हैं। तो वो जो पाउडर है वो हमें क्या बता देगा? ऐश के बारे में बता देगा। फिर हमारा 4th हमारा फिक्स्ड कार्बन, ये फिक्स्ड कार्बन के बारे में भी बताता है। द सॉलिड फ्यूल्स लेफ्ट फॉर बर्निंग, जब हम बर्न कर लेंगे तो कुछ सॉलिड फ्यूल्स रह जाएंगे, वो सॉलिड फ्यूल हमें क्या बता देंगे? फिक्स्ड कार्बन के बारे में बता देंगे। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। स्टेप्स देखते हैं। हीट द कोल अ लिटिल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोल को जो है थोड़ा सा हीट करेंगे, तो वो हमें क्या बता देगा? मीजर मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को मीजर कर लेगा कि हमारे कोल के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। सेकेंड है हमारा हीट इट मोर विदाउट एयर, अब हम इसे ज़्यादा हीट करेंगे, अभी तो हमने थोड़ा हीट किया था, फिर हम इसे ज़्यादा हीट करेंगे बिना एयर के, हम वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या करेगा? मीजर कर देगा वोलाटाइल मैटर को। थर्ड है हमारा बर्न इट फुल्ली, हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? इसे पूरी तरीके से जला देंगे, ये हमें क्या दे देगा? गिव ऐश, हमें ये ऐश दे देगा। ठीक है, अब फिर हमारा 4th में क्या हो गया? व्हाट रिमेन्स, जो हमारा बच गया वो हमारा क्या है? सॉलिड कार्बन, मतलब कि हमारे फिक्स्ड कार्बन। तो ये हमें 4 स्टेप में इसने अपना चारों चीज़ों के बारे में बता दिया। अब हम इन शॉर्ट देखें कि इसने हमें क्या बताया। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस टेल्स अस, वाटर के बारे में बताया, गैसेस के बारे में, ऐश के बारे में, और सॉलिड कार्बन के बारे में इसने हमें बता दिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा अल्टीमेट एनालिसिस। इसमें क्या होता है? अल्टीमेट मीन्स डिटेल, ये कंप्लीट चेकिंग। अल्टीमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं? वो तो हमारा बेसिक से चेक कर रहा था, इसमें हम डिटेल और पूरी तरीके से कंप्लीटली चेकिंग करते हैं। व्हाट डज अल्टीमेट एनालिसिस टेल्स अस, अब अल्टीमेट एनालिसिस हमें क्या बताता है? इट शोज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन कोल, ये हमें क्या करता है? बिल्कुल एग्जैक्टली बता देता है कि हमारे कोल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं या उनकी कितनी अमाउंट है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया। अब इसे कुछ स्टेप होते हैं, अब हम स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा बर्न कोल कंप्लीटली एंड कलेक्ट गैस। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोल को पूरी तरीके से बर्न कर लेंगे और उस जो हमें उसने गैस दिए हैं उन सब गैसों को क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। मेजर हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करेंगे? जब हमारा पूरी तरीके से बर्न हो गया और हमने जो गैस कलेक्ट की उस गैस में देखेंगे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बता लेंगे कि हमारा कितना है, तो वो क्या बताएगा? हमारे कार्बन को शो करेगा। मेजर हाउ मच वाटर वेपर, अब हम देखेंगे हमारा वाटर वेपर कितना, हमें कितना मिला, तो वो क्या करेगा? वो शो कर देगा हाइड्रोजन को। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर, अब हम टेस्ट करेंगे नाइट्रोजन और सल्फर के लिए। व्हाट इज लेफ्ट इज ऐश एंड ऑक्सीजन, अब जो हमारा बच गया वो या तो ऐश है मतलब राख है, या फिर वो हमारा ऑक्सीजन है। तो इसने क्या बताया? हमें इन डिटेल बता दिया अल्टीमेट एनालिसिस ने। इन शॉर्ट अल्टीमेट एनालिसिस टेल्स अस, अल्टीमेट एनालिसिस ने हमें क्या बताया? एग्जैक्टली हाउ मच कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐश इज प्रेजेंट। इससे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया कि हमारा कितना कितना क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। हम केमिस्ट्री देखते हैं बायोगैस प्रोडक्शन की, किस चीज़ से? ऑर्गेनिक वेस्ट से। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बायोगैस, आखिर हमारा बायोगैस क्या होता है। बायोगैस इज अ फ्यूल गैस मेड फ्रॉम रोटिंग एनिमल वेस्ट, फूड वेस्ट और प्लांट वेस्ट। बायोगैस फ्यूल क्या होता है? ये हमारा किस चीज़ से बनता है? एनिमल का जो वेस्ट होता है रोट करके, मतलब उसे सड़ा के, फूड वेस्ट को यूज़ करके या प्लांट वेस्ट का यूज़ करके हमें बायोगैस फ्यूल मिलता है। ठीक है, अब इसमें इट मेनली कंटेंट, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक तो मीथेन प्रेजेंट होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, CH4 और CO2। बर्न टू गिव एनर्जी, ये क्या होता है? ये बर्न हो जाता है और ये हमें क्या देता है? एनर्जी दे देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2 हमारी क्या होती है? डज नॉट बर्न, ये हमारी बर्न नहीं होती। हाउ इज बायोगैस मेड, अब बायोगैस बनती कैसे है? बायोगैस इज मेड इन बायोगैस प्लांट्स बाय बैक्टीरिया। बायोगैस हम कैसे बनाते हैं? बायोगैस प्लांट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया का यूज़ करके बायोगैस को बनाते हैं।
कुछ स्टेप्स होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमारा बायोगैस कैसे बनता है। सबसे पहला स्टेप है हम कलेक्ट वेस्ट। जो भी हमारी वेस्ट है हम उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गया, और प्लांट पार्ट्स आर पुट इन अ क्लोज्ड टैंक कॉल्ड अ डाइजेस्टर। अब हम क्या करते हैं, सब जो हमारा वेस्ट है, एनिमल वेस्ट हो गया या किचन में वेस्ट हुआ, प्लांट्स के पार्ट हुए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको इकट्ठा करके एक क्लोज्ड कंटेनर है उसके अंदर रख देंगे, जिस क्लोज्ड कंटेनर को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टर कहते हैं। सेकेंड है हमारा नो एयर, को वहाँ पर जो है कोई एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इनसाइड द डाइजेस्टर देयर इज नो ऑक्सीजन, डाइजेस्टर के अंदर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। थर्ड है हमारा बैक्टीरिया स्टार्ट वर्किंग। अब क्या करेगा, जब हम इसे क्लोज कंटेनर में बंद करके रख देंगे जहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होगी, एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे बनने लगेंगे। बैक्टीरिया डेड ग्रो विदाउट एयर, ये बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे। ये एनारोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्रो होते हैं बिना एयर के, जहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ईट द वेस्ट, ये जो हमारा वेस्ट है इसे वो खाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा हमारा वेस्ट का। द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन बिग मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। अब ये जो बैक्टीरिया जब खाना शुरू करेंगे तो ये क्या करेंगे, बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। ये जैसे कि प्रोटीन जो है वो अमोनिया में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में, फैट्स फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। फिफ्थ है हमारा मेक मीथेन एंड CO2। अब क्या होगा, हमारा मीथेन और CO2 का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अदर बैक्टीरिया टर्न दीज इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये इनको बदलने लगेंगे, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में कन्वर्ट करने लगेंगे। बायोगैस कम्स आउट। अब ये जो बायोगैस है ये बाहर आने लगेगी। कैसे, बायोगैस कलेक्ट्स एट द टॉप ऑफ द डाइजेस्टर एंड इज पाइप्ड आउट फॉर यूज। बायोगैस जो है वो हमारे डाइजेस्टर के टॉप पर जो है वो कलेक्ट हो जाएगी और हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर हम, ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था बायोगैस का कि हमारे बायोगैस कैसे बनती है। अगर हम इन शॉर्ट देखें, इन शॉर्ट में क्या है, बैक्टीरिया हमारा खाना शुरू करते हैं वेस्ट को, वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, फिर इससे क्या होता है, मेक मीथेन गैस, मीथेन गैस बनना शुरू हो जाती है और वही हमारी क्या बन जाती है, बायोगैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ऑन सोसाइटी। अब इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है हमारी सोसाइटी पर। इसका गुड इम्पैक्ट, सबसे पहले हम देखते हैं गुड इम्पैक्ट, मतलब बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट हमारा लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम होता है। वेस्ट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ थ्रो अवे। ये अब हम बायोगैस कैसे बना रहे हैं, हम वेस्ट से ही तो बना रहे हैं, तो हम वेस्ट का यूज़ कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसे फेंकने की जगह हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन कम होगा। सेकेंड है हमारा क्लीन फ्यूल। इसमें क्या है, हमारा बायोगैस बर्न्स क्लीनली, नो स्मोक लाइक वुड और डंक केक्स। बायोगैस जो है वो हमारी पूरी तरीके से बर्न हो जाती है और इसमें कोई स्मोक भी नहीं होता जब हम उसे बर्न करते हैं, जैसे कि हमारा वुड में और डंक केक में होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लीन फ्यूल होता है। थर्ड है हमारा गुड फर्टिलाइजर। द लेफ्ट ओवर स्लरी इज रिच मैन्यूर फॉर फार्म्स। अब ये जो हमारा सबसे पहले हमारा जो ऊपर जो है डाइजेस्टर के ऊपर क्या कलेक्ट हो जाती है, बायो, जिसे हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो नीचे हमारा नीचे का स्लरी पार्ट जो बचता है, ये ऐसा नहीं है ये हमारा बेकार है, ये हमारा बहुत अच्छे फर्टिलाइजर का काम करता है, जो कि हमारे फार्म्स में हमारे फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हमारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है हमारा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस इसको भी रिड्यूस करता है। स्टॉप मीथेन फ्रॉम गोइंग डायरेक्टली इनटू द एयर। अब जो हमारी जैसे मीथेन का फॉर्मेशन होता है, तो ये मीथेन को रोक लेता है कि वो डायरेक्टली हमारे एयर में ना जाए। फिफ्थ है हमारा सेव ट्री। इससे हमारे ट्री भी सेव होते हैं। पीपल डोंट हैव टू कट ट्रीज फॉर फायरवुड। अब हमारे लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती कि वो हमारे पेड़ को काटें फायरवुड के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने इसे गुड इम्पैक्ट देखे, मतलब इसके बेनिफिट्स देखे। अब हम देखते हैं बैड इम्पैक्ट, मतलब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी लीक। इफ़ मीथेन लीक्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। अब हम जानते हैं अगर हमारी जो मीथेन है वो बहुत अच्छी ग्रीन हाउस गैस है, ये लीक हो जाएगी तो आप जानते हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेकेंड है हमारा इनिशियल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स नीड मनी। अब जब बायोगैस प्लांट्स को हमें बनाना है, उन्हें बिल्ड करना है, तो इसके लिए पैसा चाहिए, तो हमें इनिशियल कॉस्ट की भी ज़रूरत होगी।
काफ़ी पैसा हमें स्टार्टिंग में चाहिए होगा। थर्ड है हमारा स्मेल। इसमें क्या है, इफ़ नॉट मैनेज्ड वेल इट कैन स्मेल बैड। अगर इसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो गया या हमने इसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया तो इसकी जो स्मेल है वो बहुत गंदी होती है। अगर वो बाहर आने लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हम पॉइंट्स देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या है ये, बायोगैस इज मेड व्हेन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन वेस्ट विदाउट एयर। बायोगैस कब बनती है, जब हमारा बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है हमारे वेस्ट को बिना एयर के, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। इट गिव्स क्लीन एनर्जी एंड गुड फर्टिलाइजर। तो ये हमें क्या देता है, एक क्लीन एनर्जी देता है और हमारा बहुत अच्छा फर्टिलाइजर देता है। इट हेल्प द एनवायरनमेंट बट मस्ट बी मैनेज प्रॉपरली। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, लेकिन हमें इसे मैनेज भी करना होगा प्रॉपरली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये सब हमारे PYQs हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कंपेयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज मेथड। हमें क्या बताना है, हमें जियोलाइट मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स और फिर आयन एक्सचेंज मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करना है। अभी हमने देखा था ऊपर जियोलाइट मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड क्या होते हैं, इन डिटेल हमने देखा था। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, जियोलाइट मेथड वर्सेस आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या, इसमें दोनों मेथड्स में क्या होता है, बोथ मेथड्स आर यूज टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर। हम दोनों ही मेथड्स कहाँ यूज करते हैं, जब हमें वाटर में से हार्डनेस को रिमूव करना होता है और वाटर को क्या बनाना होता है, सॉफ्ट बनाना होता है। बट दे हैव गुड पॉइंट्स मेरिट्स एंड बैड पॉइंट्स डिमेरिट्स। लेकिन दोनों के पास ही कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छे पॉइंट हैं जिन्हें हम मेरिट्स कहते हैं और कुछ बुरे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिमेरिट्स कहते हैं। अब हम इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जियोलाइट मेथड। इसमें इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, सिंपल इक्विपमेंट का यूज़ होता है। जो इसमें इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। क्विक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। रिमूव हार्डनेस फुल्ली, ये पूरी तरीके से जो हमारे वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट होती है उसको रिमूव कर देता है। ईजी टू यूज़ इन बिग वाटर प्लांट्स। अब जो बड़े बड़े वाटर प्लांट्स होते हैं हम उसमें बहुत आसानी से जियोलाइट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लो रनिंग कॉस्ट, और इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। तो इसकी ये कुछ मेरिट्स है। अब हम इसकी डिमेरिट्स को देखते हैं। डिमेरिट्स क्या क्या है, डज नॉट रिमूव एसिड्स और डिजॉल्व गैस। जो हमारे वाटर में एसिड प्रेजेंट होता है या कुछ गैसेस डिजॉल्व होती हैं, ये उस जियोलाइट मेथड जो है ये उसको रिमूव नहीं कर पाता। इफ़ वाटर हैज़ आयरन और मैंगनीज इट ब्लॉक्स द जियोलाइट। अगर हमारे पानी में आयरन प्रेजेंट है या फिर मैंगनीज प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये जो है जियोलाइट को ब्लॉक कर देगा। थर्ड है हमारा, वाटर मस्ट बी क्लियर, नो टर्बिडिटी बिफोर यूज। मतलब पानी जो है वो बिल्कुल हमारा साफ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी डर्ट नहीं होनी चाहिए जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं उससे पहले। ठीक है, ये हमारे कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स से। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हमारा आयन एक्सचेंज मेथड, जिसे हम कहते हैं रेजिन मेथड, क्योंकि हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, रेजिन्स का यूज़ करते हैं। अब हम मेरिट्स देखते हैं। सबसे पहले इसकी मेरिट्स क्या क्या है, मतलब कि गुड पॉइंट, रिमूव ऑल आयंस, मेक वेरी प्योर वाटर। जब हम आयन एक्सचेंज मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं ये सबको रिमूव कर देता है और वाटर जो है हमारा बहुत प्योर हमें मिल जाता है। ऑल्सो रिमूव एसिड्स एंड गैसेज। अभी हमने पहले देखा था ये एसिड और गैस को रिमूव नहीं कर पाता, लेकिन जो हमारा आयन एक्सचेंज मेथड है वो अगर हमारे वाटर में एसिड प्रेजेंट है या कोई भी गैसेज डिजॉल्व है तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। वर्क इवन इफ वाटर हैज़ आयरन और मैंगनीज। अगर हमारे पानी के अंदर आयरन और मैंगनीज प्रेजेंट है ये तब भी वर्क करेगा। मेक्स वाटर फिट फॉर लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज। अभी वाटर को इतना प्योर बना देता है कि हमारा जो वाटर है वो फिट हो जाता है, वो उसे हम लैब में और इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, हमें इतना प्योर वाटर मिल जाता है। अब हम इसके डिमेरिट्स देखते हैं, कुछ इसकी डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले क्या है, कॉस्टली टू सेटअप। जब हमें इसका सेटअप करना होता है तो उसमें इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्टली होता है ये। रेजिन्स नीड केयरफुल हैंडलिंग एंड रीजनरेशन। रेजिन्स को बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल हैंडलिंग और रीजनरेशन की ज़रूरत होती है। कैसे, अब मैं आपको समझाती हूँ। रेजिन्स हमारी क्या है, स्पेशल मटेरियल्स होती है जिसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वाटर को क्लीन करने के लिए। जब हम इसे यूज़ करते हैं कुछ टाइम के बाद तो ये क्या होती है, हमारी रेजिन्स डर्टी हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें दोबारा यूज़ करना है। तो हम जो हैं रेजिन्स को वॉश करेंगे केमिकल्स के साथ। जो हम केमिकल्स यूज़ करेंगे ये उसके बारे में ही लिखा हुआ है, यही हमारी डिमेरिट्स है कि हमें
कुछ केमिकल्स का बार बार यूज करना पड़ेगा रेजिन्स को साफ करने के लिए। थर्ड है हमारा प्रोसेस इज स्लोअर देन जियोलाइट, और जो इसका प्रोसेस है ये कम होता है अगर हम कंपेयर करें जियोलाइट से। तो ये कुछ इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी हमारा पीवाईक्यू है। एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम कैटल डंग। हमें बताना है जब हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं कैटल डंग से तो हमारी क्या क्या स्टेजेस आती है। कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ बायोगैस एंड कोल ऑन इन्वायरमेंट। अब हमें ये भी बताना है, कंपेयर करना है कि हमारा इम्पैक्ट जो है वो बायोगैस का और कोल का क्या पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टेजेस इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम कैटल डंग। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बायोगैस जो हमारा कैटल डंग से प्रोड्यूस होगा उसकी स्टेजेस। ये क्या लिखा हुआ, बायोगैस इज मेड फ्रॉम काउ डंग यूजिंग बैक्टीरिया। बायोगैस को हम कहाँ से बना सकते हैं, काउ डंग से भी बना सकते हैं। किसका यूज करके, बैक्टीरिया का यूज करके। कुछ स्टेप्स हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहले स्टेप हमारा कलेक्शन, कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना, कलेक्ट फ्रेश काउ डंग, जो हमारा फ्रेश काउ डंग है उसको कलेक्ट करना एंड मिक्स इट विथ वाटर टू मेक अ थिक स्लरी। अब जो हमने काउ डंग है उसे कलेक्ट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, उसे वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एक थिक स्लरी बन जाएगी। सेकेंड है हमारा फिलिंग द डाइजेस्टर। अभी हमने डाइजेस्टर पहले भी पढ़ा था, अब क्या करना है, हमें फिल करना है डाइजेस्टर को। पुट दिस स्लरी इनटू अ क्लोज टैंक कॉल्ड अ बायोगैस डाइजेस्टर। अब हमारा बायोगैस डाइजेस्टर क्या है, क्लोज टैंक है। अब हम क्या करेंगे, जो थिक स्लरी बन गई इसको इसमें पुट कर देंगे, इसको इसमें डाल देंगे। नो एयर इज अलाउड इनसाइड। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टर है इसके अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ब्रेकडाउन बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर देगा। स्पेशल एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो वहाँ जीते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, वो वहाँ पर रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये काम करना स्टार्ट कर देंगे हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे, दे ब्रेक बिग पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस। जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये उनको ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल पार्टिकल्स में। फोर्थ स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। अब हमारे बायोगैस फॉर्म हो जाएगी फोर्थ स्टेप में। कैसे होगी, द बैक्टीरिया टर्न द स्मॉल पार्टिकल्स इनटू मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ब्रेक डाउन कर रहा था ये बड़े पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगा, मीथेन गैस में और कार्बन डाइऑक्साइड में इनको ब्रेक डाउन कर देगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस गैस कलेक्ट एट द टॉप ऑफ द टैंक। अब जब ये सब हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे टैंक के ऊपर जो है एक गैस कलेक्ट हो जाएगी, वही हमारी बायोगैस होगी। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ स्टेप है स्टोरेज एंड यूज। अब हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। बायोगैस इज पाइप्ड आउट एंड कैन बी यूज फॉर। बायोगैस को हम पाइप्ड आउट भी कर सकते हैं, बाहर निकाल के हम उसे यूज कर सकते हैं। किस किस पर्पज में, कुकिंग में, लाइटनिंग में या रनिंग इंजन्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। सिक्स स्टेप है हमारा स्लरी एज फर्टिलाइजर। अब ये जो हमारी स्लरी बची थी, ऊपर गैस थी, गैस को हमने यूज कर लिया। अब जो नीचे की स्लरी बची वो भी हमारे किस चीज के फॉर्म में यूज हो सकती है, एज अ फर्टिलाइजर वो यूज हो सकती है। द लेफ्ट ओवर स्लरी कम्स आउट ऑफ द टैंक। अब हमारी जो स्लरी बच गई, अब हम उसे टैंक से बाहर निकालेंगे और उसके अंदर क्या होता है, इट इज रिच मैन्यूर फॉर क्रॉप्स। ये हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे फर्टिलाइजर का काम करती है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक इंशॉर्ट देखते हैं क्या है हमारा। काउडंग है, काउडंग में हमने वाटर को ऐड किया तो क्या किया, बैक्टीरिया ने उसके ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। इस किस में कर दिया, मीथेन गैस और फर्टिलाइजर में। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ बायोगैस वर्सेस कोल ऑन द इन्वायरमेंट। इम्पैक्ट देखते हैं बायोगैस और कोल का हमारे इन्वायरमेंट पे। सबसे पहले हम बायोगैस देखते हैं, इसके गुड इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले ये रिन्यूएबल है, मतलब हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। कम्स अगेन एंड अगेन। नो स्मोक और सूट। इसमें कोई भी कालिक जैसे जम जाती है ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही इसमें से धुआं निकलता है बायोगैस का जब हम यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा रिड्यूस वेस्ट। इससे वेस्ट की भी कमी कम होती है। कैसे, क्योंकि ये काउ डंग होता है, ये हमारा वेस्ट होता है और ये इसको यूज करके बायोगैस का प्रोडक्शन कर लेता है। फिफ्थ है हमारा स्लरी इज अ गुड फर्टिलाइजर। अब जो हमारी स्लरी बच गई वो भी एक बहुत अच्छे फर्टिलाइजर का काम कर रही है। लेस ग्रीन हाउस गैस कंपेयर टू कोल। अब इसमें ग्रीन हाउस गैस जो प्रेजेंट होती है वो भी बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें कोल से। सेव ट्रीज। इससे हम ट्री को भी सेव कर सकते हैं। नो नीड फॉर फायरवुड। जब हम जलाने के काम में बायोगैस को ले लेंगे तो हमें हमारे जो पेड़ हैं
उनकी जो वुड है उसकी ज़्यादा नीड नहीं होगी, तो हम अपने पेड़ को क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ इसमें डिमेरिट्स भी होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। क्या है, नीड केयरफुल हैंडलिंग ऑफ गैस। हमें जो है जब हम गैस को ले जा रहे हैं तो हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्मेल इफ़ नॉट मैनेज्ड वेल, अगर हमने इसे सही से मैनेज नहीं किया, इसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए, तो इसमें से स्मेल आएगी जो कि बहुत गंदी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कोल के अब हम बैड इम्पैक्ट देखते हैं। कोल के बैड इम्पैक्ट्स क्या है। नॉट रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल नहीं होती, अगर हमने उसे एक बार यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म, बेकार। सेकेंड है हमारा क्रिएट्स स्मोक एंड एयर पॉल्यूशन, इससे स्मोक भी होता है और ये एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, इससे हमें एयर पॉल्यूशन भी होता है। थर्ड है हमारा लीव्स ऐश वेस्ट, जब हम इसको जलाते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसका जो है वेस्ट रह जाता है, ऐश, जिसे हम राख कहते हैं, और वो हमारा किसी काम का नहीं रहता। प्रोड्यूस मोर ग्रीन हाउस गैस, और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जैसे कि CO2 हो गया या सल्फर गैस हो गया। फिफ्थ है हमारा माइनिंग कोल हार्म लैंड एंड हेल्थ। अब ये जो जब हम कोल की माइनिंग करते हैं, मतलब कोल की खनन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा लैंड जो है उसे भी नुकसान पहुंचता है और हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कैन हाइड्रोजन बी क्लासिफाइड एज बोथ प्राइमरी फ्यूल एंड अ सेकेंडरी फ्यूल। क्या हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है उसे हम प्राइमरी फ्यूल भी कह सकते हैं और सेकेंडरी फ्यूल भी कह सकते हैं। देखते हैं अब हम इसका सोल्यूशन। व्हाट इज प्राइमरी फ्यूल, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी फ्यूल क्या होता है। अब प्राइमरी फ्यूल इज नेचुरली फाउंड इन नेचर, प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, जो हमें नेचुरली ही मिल जाता है, हमें अपने नेचर से मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या वुड हो गया, ये सब हमारे किससे एग्जाम्पल है, प्राइमरी फ्यूल के। यू यूज देम डायरेक्टली टू गेट एनर्जी, हमें इनमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। अब हम देखते हैं व्हाट इज सेकेंडरी फ्यूल। अब हमारा सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है। अ सेकेंडरी फ्यूल इज मेड फ्रॉम अनदर फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं एक दूसरे फ्यूल से, जिससे हमें सेकेंडरी फ्यूल मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़े, पेट्रोल या हाइड्रोजन गैस मेड बाय प्रोसेसिंग, अब हम इनका यूज़ करके प्रोसेस करके हमें सेकेंडरी फ्यूल मिलता है। अब हम देखते हैं इस हाइड्रोजन प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हमारा जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। हाइड्रोजन कैन बी बोथ, हाइड्रोजन हमारा दोनों हो सकता है, लेकिन बट मोस्टली इट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी फ्यूल, लेकिन जो हमारा ज़्यादातर होता है हम उसे ज़्यादातर क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं अपने हाइड्रोजन को। अब वाई, ऐसा क्यों है ये हम देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट फाउंड इन नेचर इन फ्री फॉर्म, हाइड्रोजन गैस जो हमें मिलती है अपने नेचर से वो हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलती। इट इज़ कंबाइंड विद अदर मेटल, जब हम इसे अपने नेचर से फाउंड करते हैं तो हमें ये कंबाइंड मिलती है, दूसरे मेटल के साथ जुड़ी हुई मिलती है। जैसे कि वाटर में हमारा क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन गैस तो हमें मिल रही है लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ऐसे ही ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती है। टू गेट हाइड्रोजन गैस, अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, वी मस्ट मेक इट बाय ब्रेकिंग वाटर और अदर कंपाउंड्स, हमें क्या करना होगा, वो जो कंबाइंड फॉर्मेट में मिल रही है हमें उसको ब्रेक डाउन करना होगा। जैसे कि वाटर की फॉर्म में मिले तो उसे ब्रेक डाउन करना होगा, या और अदर कंपाउंड्स में उसे ब्रेक डाउन करना होगा। किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम उसे, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर लें या फिर हीट का यूज़ कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर प्राइमरी एनर्जी सोर्स, तो हमें हाइड्रोजन कैसे मिलता है, हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस होता है किसी दूसरे प्राइमरी एनर्जी सोर्स का यूज़ करके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल और सोलर पावर या कोल से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसका हम यूज़ करके इसको प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन को। इट मेक्स हाइड्रोजन आ सेकेंडरी फ्यूल, इससे हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन एक सेकेंडरी फ्यूल होता है, ठीक है। बट समटाइम्स, लेकिन कुछ टाइम हमारा क्या होता है, इफ़ यू गेट हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल गैस और बायोगैस प्रोसेसेस इट कैन बी कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल, अगर हमें हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली कहाँ से मिल जाए, नेचुरल गैस से या बायोलॉजिकल प्रोसेस से, तो वो क्या होगी, प्राइमरी फ्यूल का काम करेगी, वो हमें कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन हमारा मोस्टली केसेस में क्या होता है, सेकेंडरी फ्यूल ही होता है। अगर हम इन सिंपल बात करें क्या होता है, मोस्टली हाइड्रोजन इज अ सेकेंडरी फ्यूल, हाइड्रोजन जो है हमारा मोस्टली क्या होता है, सेकेंडरी फ्यूल। क्यों, वी हैव टू प्रोड्यूस इट फर्स्ट बाय प्रोसेसिंग वाटर और नेचुरल गैस, हमें अगर इसे प्रोड्यूस करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वाटर या नेचुरल गैस के साथ इसको प्रोसेस करना पड़ता है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू यूज लाइक कोल और वुड,
ये हमें डायरेक्टली ऐसे अवेलेबल नहीं होता कि हमें एकदम नेचर से मिला और हम इसे एकदम डायरेक्टली यूज़ कर सके, जैसे कि हम कोल और वुड को यूज़ कर सकते हैं। सो यूजुअली वी क्लासीफाई हाइड्रोजन एज आ सेकेंडरी फ्यूल। तो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को सेकेंडरी फ्यूल की ज़्यादातर क्लासीफाई करते हैं कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, सेकेंडरी फ्यूल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज नेचुरल गैस प्रिफर्ड ओवर कोल फॉर पावर जनरेशन इवन दो कोल इज मोर अबंडेंट। ये क्या कह रहा है, हम जो है प्रीफर करते हैं नेचुरल गैस को, हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं कोल के कंपैरिजन में पावर जनरेशन के लिए। हम क्यों प्रीफर करते हैं, हमें ये बताना है। जबकि हमारा जो कोल होता है वो हमें ज़्यादा पाया जाता है, फिर भी हम नेचुरल गैस को प्रीफर करते हैं, हमें बताना है क्यों। ठीक है, 2 कोल सैंपल्स हैव आइडेंटिकल फिक्स्ड कार्बन कंटेंट। 2 हमारे पास कोल के सैंपल हैं, उनके पास क्या है, फिक्स्ड कार्बन के कंटेंट हैं, बट डिफरेंट वोलेटाइल मेटल परसेंटेजेस, लेकिन उनके अंदर जो वोलेटाइल परसेंटेज है वो अलग है। हाउ विल दिस अफेक्ट देयर कंबशन कंपोजिशन। अब हमें ये बताना है इनके जो कंबशन प्रॉपर्टीज हैं वो इसको कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज नेचुरल गैस प्रिफर्ड ओवर कोल फॉर पावर जनरेशन। सबसे पहले हम इसका जो पहला पार्ट है उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि नेचुरल गैस को हम क्यों प्रीफर करते हैं कोल के ऊपर पावर जनरेशन के लिए। इवन दो कोल इज मोर अबंडेंट, नेचुरल गैस इज बेटर फॉर पावर प्लांट्स बिकॉज। हमें पता है कोल हमें ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में हमें कोल मिलती है, फिर भी हम नेचुरल गैस को बेटर क्यों मानते हैं पावर प्लांट्स के लिए। देखते हैं क्यों मानते हैं। सबसे पहले क्लीनर, ये बहुत क्लीन होती है। नेचुरल गैस बर्न विदाउट मेकिंग मच स्मोक और ऐश। जब नेचुरल गैस बर्न होती है तो ना तो उसमें ज़्यादा धुआं निकलता है और ना जब वो पूरी तरीके से बर्न हो जाती है ना उसमें ज़्यादा ऐश बचती है, मतलब राख नहीं वो मिलती है। तो हमारी क्या है, नेचुरल गैस एक बहुत क्लीन गैस का काम करती है। कोल मेक्स अ लॉट ऑफ सूट एंड ऐश, बैड फॉर एयर एंड हेल्थ। कोल जो है हमारा क्या करता है, हमारा बहुत ज़्यादा तो उससे राख बनती है और जो हमारी कालिक होती है ना, कालिक जम जाती है। आपने देखा होगा जहाँ हम कोल को जलाते हैं, बर्न करते हैं तो वहाँ काला काला सा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है सब। तो वो हमारे क्या रहता है, हमारे एयर के लिए भी बेकार रहता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड है हमारा लेस पॉल्यूशन। इसमें जो है हमारा नेचुरल गैस में पॉल्यूशन कम होता है। नेचुरल गैस मेक लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर गैसेज सॉरी। नेचुरल गैस हमारा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम देता है और हमें सल्फर गैसेज जो है वो भी कम देता है। ये क्या करती हैं, ये कॉज करती हैं एसिड रेन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये हमें नेचुरल गैस जो ये हमें कम देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सल्फर गैसेस भी। और कोल क्या करता है, कोल मेक्स मोर ग्रीन हाउस गैसेस। कोल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस देता है जिससे हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। इसीलिए हम नेचुरल गैस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है हमारी नेचुरल गैस की वो ज़्यादा होती है। कैसे, नेचुरल गैस पावर प्लांट्स कैन बी मोर एफिशिएंट गेट मोर एनर्जी आउट ऑफ फ्यूल। नेचुरल गैस जो है वो हमारा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। कैसे, ये हमें ज़्यादा एनर्जी दे देता है जब हम इसे बर्न करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईजियर टू हैंडल। अब अगर हमें इसे कहीं ले जाना होता है तो हम इसे आसानी से ले जा सकते हैं। गैस कैन बी पाइप्ड इजीली। गैस हम पाइप के थ्रू कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अब कोल क्या है, कोल नीड्स माइनिंग। कोल को पहले खनन की ज़रूरत होती है, फिर ट्रांसपोर्ट इन ट्रक्स और ट्रेन्स और स्टोरेज। अब हमें अगर उसे कहीं लेके जाना है तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, या तो ट्रक की या ट्रेन की, और स्टोरेज के लिए भी हमें स्पेस की नीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फास्टर स्टार्ट। अब जो है ये हमारा जो नेचुरल गैस है ये हमारा स्टार्ट भी जल्दी हो जाती है, एकदम स्टार्ट हो जाती है जब भी हम उसे करना चाहें। गैस प्लांट्स कैन स्टार्ट एंड स्टॉप क्विकली। जो हमारी नेचुरल गैस के प्लांट्स होते हैं हम उन्हें स्टार्ट भी एकदम कर सकते हैं और अगर हमें उन्हें स्टॉप करना है वो भी हम स्टॉप भी एकदम कर सकते हैं। कोल प्लांट्स टेक लॉन्गर टू हीट अप एंड कूल डाउन। अब ये जो कोल के प्लांट्स होते हैं अगर हमें उन्हें स्टार्ट करना है तो हीट अप करने में भी वो टाइम लेते हैं और जब हम उन्हें बंद करते हैं वो कूल डाउन होने में भी उन्हें कुछ टाइम लगता है। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट थे, आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर हम इन शॉर्ट देखें, हमने क्या देखा, नेचुरल गैस इज प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़ क्लीनर, लेस पॉल्यूटिंग, मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू यूज देन कोल। नेचुरल गैस को हम क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक तो ये क्लीनर होती है, इसके अंदर पॉल्यूशन भी कम होता है, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है और ईजियर टू यूज़, हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं अगर हम कंपेयर करें कोल से। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है,
टू कोल सैंपल्स हैव द सेम फिक्स्ड कार्बन बट डिफरेंट वोलेटाइल मैटर, हाउ डज दिस अफेक्ट कंबशन। तो हमारे कोल के सैंपल हैं, उनके पास फिक्स्ड कार्बन जो है वो सेम है लेकिन वोलेटाइल मैटर डिफरेंट है, तो ये हमारे कंबशन को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, आइए देखते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कार्बन क्या होता है, हमारा वोलेटाइल मेटल क्या होता है। फिक्स्ड कार्बन क्या होता है, द सॉलिड पार्ट ऑफ कोल दैट बर्न स्लोली एंड स्टीडली। सॉलिड पार्ट कोल का क्या होता है, जिसे हम जब बर्न करते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे बर्न होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है और एक ही फ्लेम रहता है, ऐसे नहीं कभी फ्लेम कम हो रहा कभी ज़्यादा, स्टीडली रहता है और स्लोली बर्न होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वोलेटाइल मैटर क्या होता है। गैसेस एंड वेपर दैट कम आउट व्हेन कोल इज हीटेड। जब हम कोल को हीट करते हैं, जब हम उसे बर्न करना चाहते हैं, तो जो उससे गैसेस और वेपर रिलीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेटल। दिस इग्नाइट क्विकली एंड बर्न फास्ट। ये क्या होते हैं, इनमें आग भी बहुत जल्दी लग जाती है और ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इफ कोल हैव सेम फिक्स्ड कार्बन बट डिफरेंट वोलेटाइल मैटर, अगर हमारे पास दो कोल हैं और उनमें नंबर ऑफ फिक्स्ड कार्बन सेम है और वोलेटाइल मैटर जो है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा, कोल इज हायर वोलेटाइल मैटर। कोल के पास जो है वो वोलेटाइल मैटर ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, हमारे पास लाइट अप मोर इजीली। ये जो है जो हमें लाइट देता है, जो रोशनी देता है, वो बहुत आसानी से दे पाएगा। बर्न विद अ बिगर फ्लेम, जब हम उसे बर्न करेंगे तो उसका फ्लेम जो है वो बहुत बड़ा होगा। मे प्रोड्यूस मोर स्मोक, जब हमारा फ्लेम बड़ा होगा तो क्या होगा, ये हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कोल का, तो हमें स्मोक भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन क्या होगा, बर्न फास्टर, जब हम उसे जलाएंगे तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोल विद लो वोलेटाइल, अगर हमने जो कोल लिया है उसकी वोलेटिलिटी कम है, लो वोलेटाइल है। सबसे पहले हमने देखा था अगर हमारे कोल जो है वो हायर वोलेटाइल मेटल है उसके अंदर, तो क्या होगा। अब हम देखते हैं अगर हमारे कोल के अंदर लो वोलेटाइल मैटर है तो क्या होगा, हार्डर टू इग्नाइट, अगर हमें उसे जलाना है तो जलाने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हार्ड होगा हमारे लिए उसको जलाना। बर्न्स मोर स्पीडली एंड स्लोली, ये जब हम उसे बर्न करेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे और एक ही फ्लेम में वो बर्न होगा। प्रोड्यूसेस लेस स्मोक, जब वो इतने धीरे धीरे हो रहा होगा तो क्या होगा, हमारा स्मोक जो है हमारा कम प्रोड्यूस होगा। बेटर फॉर स्लो स्टीडी हीटिंग, अगर हमें स्लो और स्टीडी हीटिंग की नीड है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारे कोल के अंदर जो है वोलेटाइल मैटर कम हो। अगर हम इन शॉर्ट देखें, एक समरी क्या है, मोर वोलेटाइल मैटर क्या होते हैं, ये इजियर टू बर्न, हम उन्हें आसानी से बर्न कर सकते हैं। फास्टर कंबशन, इनका कंबशन जो है वो बहुत फास्ट होता है। मोर स्मोक, लेकिन जो इसमें स्मोक होता है, धुआं होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास लेस वोलेटाइल मैटर है तो क्या होगा, स्लोअर होगा, धीरे धीरे हमारा बर्न होगा, स्लोअर एंड स्टीडियर बर्न होगा और लेस स्मोक, लेकिन इसमें जो स्मोक है, धुआं है, वो कम होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर रेजिन्स। रेजिन्स क्या होती हैं, हाउ हार्ड वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय आयन एक्सचेंज रेजिन्स। हम हार्ड वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, किस मेथड का यूज़ करके, आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज़ करके। कंपेयर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ओवर लाइम सोडा प्रोसेस एक्सप्लेन, हमें इसे एक्सप्लेन करना है, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स किसके ऊपर, लाइम सोडा के ऊपर। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर रेजिन्स। रेजिन्स क्या होती है, रेजिन्स आर स्पेशल टीनी बीड्स होती है जो कि हमारे किसकी तरह दिखती है, स्मॉल बॉल्स की तरह, मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। रेजिन जो है वो हमारी छोटी छोटी बीड्स की तरह होती है, जैसे हम उसको समझ सकते हैं स्मॉल बॉल्स की तरह, और वो किस चीज़ से बनी होती है, प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है उससे वो बनी होती है। सेकेंड है हमारा दे कैन स्वैप, मतलब एक्सचेंज आयंस द वाटर पासिंग थ्रू देम। जब हम इनसे वाटर पास करते हैं तो ये क्या करती हैं, आयंस को एक्सचेंज कर देती है, जिससे हमारा हार्ड वाटर कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट वाटर में। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड आयन एक्सचेंज रेजिन, इसीलिए ये क्या करती है, हमारी क्या कहते हैं, हमारे एक्सचेंज कर देती है आयंस को, इसीलिए हम क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन्स इन्हें कहा जाता है। अब हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिन, दो तरीके की हमें रेजिन्स पाई जाती हैं। सबसे पहले होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये क्या होती है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन स्वैप्स पॉजिटिव आयंस, ये हमारे पॉजिटिव आयंस को स्वैप कर देती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, या फिर हमारा मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, विच मेक वाटर हार्ड, ये वाटर को हार्ड बनाते हैं। तो जब हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन से इसे पास कराते हैं तो क्या करते हैं, ये इसको स्वैप कर देते हैं पॉजिटिव आयंस को।
सेकेंड है हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये क्या होती है हमारी, ये स्वैप करती है नेगेटिव आयंस को, जैसे कि हमारा क्लोराइड हो गया या सल्फेट हो गया, SO4 2 नेगेटिव या Cl नेगेटिव, ये इसको स्वैप करती है। ठीक है, आई होप आपको ये दो टाइप समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ आयंस एक्सचेंज रेजिन प्यूरिफाई हार्ड वाटर। अब आयन एक्सचेंज रेजिन जो होती है ये हमारे कैसे प्यूरिफाई करती है हार्ड वाटर को। देखते हैं हार्ड वाटर कंटेंट्स। हार्ड वाटर में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम के आयंस मतलब Ca2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम के आयंस मतलब Mg2 पॉजिटिव, ये हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है आयन एक्सचेंज रेजिन। इसमें क्या होता है, वाटर पासिस थ्रू कैटायन एक्सचेंज रेजिन। हम वाटर पास करते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, तो ये क्या करता है, रेजिन्स रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। जब हम वाटर को पास करेंगे तो हमारे वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट है ये इसको रिमूव कर देगा। रेजिन गिव सोडियम आयन इंस्टेड, और इसकी जगह वो कौन सा आयन दे देगा, सोडियम के आयन दे देगा, जो कि हमारे हार्ड भी नहीं होते। तो हमारा क्या होगा, नाउ वाटर बिकम सॉफ्ट, हमारा वाटर जो सॉफ्ट हो जाएगा। सेकेंड है हमारा इफ़ यू वांट वेरी प्योर वाटर। अगर हमें और बहुत ज़्यादा प्योर वाटर की नीड है, हम चाहते हैं कि हमारा वाटर और भी ज़्यादा प्योर हो, तो हम क्या करेंगे, वाटर ऑल्सो पास थ्रू एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब हम वाटर को एनायन एक्सचेंज रेजिन से भी पास कर देंगे, तो ये क्या करेगा, रिमूव क्लोराइड एंड सल्फेट आयन, ये हमारा रिमूव कर देगा क्लोराइड और सल्फेट आयन को, और क्या दे देगा, गिव OH नेगेटिव आयंस इंस्टेड, इसकी जगह हमारा OH नेगेटिव आयंस को ये दे देगा। अब हमारा क्या होगा, द H+ एंड OH- आयंस कंबाइन टू फॉर्म प्योर वाटर। अब H+ और OH नेगेटिव आयन जो है कंबाइन हो जाएंगे और हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। अगर हम इन शॉर्ट इसकी एक समरी देखें तो हमारा क्या है, हार्ड आयंस आउट, सॉफ्ट आयंस इन। हार्ड वाटर जो है वो हमारे बाहर चले जाते हैं और सॉफ्ट आयन अंदर आ जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज। इसीलिए हम इसे आयन एक्सचेंज कहते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या करता है, आयंस को एक्सचेंज कर देता है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस। अब हम इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं, कंपेयर किससे कंपेयर करके, लाइम सोडा प्रोसेस से। लेट्स कंपेयर आयन एक्सचेंज वर्सेस लाइम सोडा इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं आयन एक्सचेंज और लाइम सोडा के मेरिट्स और डिमेरिट्स को सिंपल लैंग्वेज में। मेरिट्स ऑफ आयन एक्सचेंज ओवर लाइम सोडा। अब हम मेरिट्स देखते हैं आयन एक्सचेंज की किसके ऊपर, लाइम सोडा के ऊपर। रिमूव ऑल हार्डनेस कम्प्लीटली, ये कंप्लीट पूरी अच्छी तरीके से हार्डनेस को रिमूव कर देता है। मेक्स वेरी सॉफ्ट वाटर, और हमें क्या मिल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। वाटर बिकम सो प्योर इट इज कॉल्ड डी मिनरलाइज्ड वाटर। वाटर जो हमें बहुत प्योर मिल जाता है, इसीलिए हम उस वाटर को क्या कहते हैं, डी मिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं। नो स्लज और सॉलिड वेस्ट फॉर्म। अब कोई भी हमें स्लज वेस्ट नहीं मिलता, मतलब कीचड़ या सॉलिड वेस्ट फॉर्म नहीं होता। सिंपल टू ऑपरेट, नीड लेस स्पेस। अब हम इसे जो ऑपरेट कर सकते हैं वो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, उससे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, और इसे जो है वो जो स्पेस चाहिए होता है वो भी ज़्यादा नहीं है चाहिए होता। गुड फॉर इंडस्ट्रीज नीडिंग प्योर वाटर। हम उन इंडस्ट्रीज़ में इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जिनको प्योर वाटर की नीड होती है, जैसे फार्मा में या लैब्स में, इन जगहों पर, इन इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें क्या दे देगा, प्योर वाटर जिसकी इन्हें नीड होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिमेरिट्स ऑफ आयन एक्सचेंज ओवर लाइम सोडा। आयन एक्सचेंज की डिमेरिट्स देखते हैं लाइम सोडा के ऊपर, ओवर लाइम सोडा। सबसे पहले क्या है, मोर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। इसमें जो है इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रेजिन मस्ट बी रिजनरेट यूजिंग केमिकल्स। अगर हमें रेजिन्स को रीजनरेट करना होता है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, केमिकल्स का। जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमने रेजिन्स को पहले यूज़ किया तो उसने ठीक है साफ़ कर दिया, वाटर को क्लीन कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो हमारी रेजिन्स डर्टी हो जाएंगी। तो अगर हमें उन्हें दोबारा वर्क कराना है तो हमें उन्हें वॉश करना होगा, किससे, केमिकल से। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर हमें रेजिन्स को रीजनरेट करना है तो हमें क्या इस चीज़ का यूज़ करना होगा, केमिकल्स का, जैसे कि एसिड या सॉल्ट का। तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं। थर्ड है हमारा नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हमारा पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास है, तो इसके लिए सूटेबल नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। ये हमारी इसकी डिमेरिट्स थी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 4 होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।